हेलो, सभी को नमस्कार। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। आज हमारी गुड इवनिंग सर। आज सभी को नमस्कार। आज हमारी बीएनएसएस की एक और क्लास है। कल हमने लास्ट में अपील का एक कंसेप्ट इसमें शुरू किया था और कल अपील के कंसेप्ट में जहाँ तक सेक्शन की बात है तो कल हम ज़्यादा नहीं बता पाए थे, तो वो एक बार अब रिफ्रेश कर देते हैं और आगे शुरू करते हैं। तो ये चैप्टर 31 है अपील का और ये 413 से शुरू होके आगे 435 तक का ये इसमें सेक्शन है टोटल अपील में। इसमें हम सबसे पहला सेक्शन बेस सेक्शन है जो कि अपील को एक राइट की तरह आपको बता रहा है, जिसमें आगे चल के विक्टिम को भी अपील का राइट दिया है। फिर एग्जीक्यूटिव के केस में कहाँ पे अपील होगी ये हमने बताया था। फिर अपील कन्विक्शन के केस में कहाँ होगी 415। और कुछ केस ऐसे होते हैं जहाँ पे पैटी ऑफेंस होते हैं, प्लीड गिल्टी होती है, उन मामलों में अपील का प्रावधान मना किया हुआ है। फिर अगर सजा कम हुई है और उस केस में आपको सजा बढ़वानी है तो उसके लिए भी यहाँ पे एक प्रावधान किया है अपील का 418 में। उसके बाद अक्विटल के अगेंस्ट में अपील, ये हमने बताया था। और आगे चल के हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील किन केसों में, जहां हाई कोर्ट एक्विटल के अगेंस्ट में एक्यूज को क्या कर दे, हर्ष, डेथ पेनल्टी, लाइफ इंप्रिजमेंट या 10 साल से ज्यादा की सजा दे दे। नीचे तो एक्विट हो गया और ऊपर की कोर्ट ने उसको डेथ पेनल्टी दे दी, तो वहां पे भी वो सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल कर सकता है। फिर स्पेशल राइट का पॉइंट बोला था हमने, जहां पे कहा था अगर किसी केस में एक व्यक्ति को अपील का राइट मिल जाता है, एक केस में जजमेंट आया, कन्विक्शन हुआ और उसको अपील का राइट मिला, तो बाकियों के मामले में कुछ नहीं कहा गया, तो बाकी एक्यूज को भी ऑटोमेटिक इस ग्राउंड पे अपील का राइट मिल जाएगा। ये हमने 421 में बताया है। अब इससे आगे शुरू करेंगे, ये कल तक हमने आपको जिक्र किया था। जहां तक सिनॉप्सिस की बात है तो सर इसमें हम अपील के सिनॉप्सिस की बात करें हर्ष, तो मोटा मोटा तो सेक्शनों का ही सिनॉप्सिस बना हुआ है। सेक्शन ही अपने आप में एक सिनॉप्सिस है, लेकिन फिर भी मैं बोल देता हूं कि जैसे अपील का कोई पॉइंट लिखना हो आपने, तो पहले आप उसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे। पुराने एक्ट में ये चैप्टर 29 था और इसके सेक्शन 372 टू 394। उसके बाद मेन अपील का पॉइंट क्यों बोला गया कि जो कोर्ट काम करती है, तो कोर्ट में जो अफसर होते हैं उनको हमने भगवान कहा गया है, पर क्या उनसे गलती नहीं हो सकती अक्षिका? हो सकती है। हो सकती है। तो इसीलिए
जज इज ह्यूमन बीइंग जो है वो गलतियों का पुतला है, और जज भी से भी गलती हो सकती है। इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए फेयर प्रोसीजर के लिए एट लीस्ट 1 चांस ऑफ अपील यहां पे रखी गई है। उसके बाद दूसरा सिनॉप्सिस है अनिल जी, इसका मीनिंग। तो मीनिंग में इन्होंने कहा कि मीनिंग अपील को डिफाइन नहीं किया गया, बट ये एक तरह से ग्रीवेंस है। अगर कोई नीचे के जजमेंट से एग्रीड है, किसी कोर्ट के जजमेंट से एग्रीड है अक्षिका, तो एग्रीड पार्टी उस जजमेंट के अगेंस्ट में सुपीरियर कोर्ट में अपने उस जजमेंट को रिकंसिडर करवा सकती है। ये इसका मीनिंग बताने की कोशिश करी। उसके बाद ऑब्जेक्ट, थर्ड सिनॉप्सिस है अनिल जी, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमारा संविधान से लिया गया है। अंडर आर्टिकल 21 क्या बोलता है हर्ष? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, कि हर व्यक्ति की लाइफ एंड लिबर्टी है अनलेस एस्टेब्लिश प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। तो पर जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है उसको कौन चलाते हैं अक्षिका? सर जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर मतलब कोर्ट, उसको कौन चलाता है? आदमी ही चलाता है ना। तो उसमें गलती की गुंजाइश हो सकती है। तो इस वजह से इन्होंने अपील जो है एक मेथड ऑफ करेक्शन है, जो मेनली एरर, आदमी की भूल चूक को करेक्ट करने का एक तरीका है, ये इसने बताया है। उसके बाद फोर्थ इसेंशियल है, फोर्थ सिनॉप्सिस है अनिल जी, इसेंशियल। अपील के लिए क्या चीज जरूरी है अजय जी? तो 3 चीज का इन्होंने जिक्र किया। पहला, एक किसी कोर्ट का डिसीजन होना चाहिए। दूसरा, उस डिसीजन से कोई एक एग्रीड पार्टी होनी चाहिए। तीसरा, उस डिसीजन को एग्जामिन करवाने के लिए सुपीरियर कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो अपील के लिए तीन इसेंशियल बताया, इम्प्यून जजमेंट, एग्रीड पार्टी और सुपीरियर कोर्ट। ये 3 पॉइंट हमने बोले। उसके बाद अगला सिनॉप्सिस है वन राइट ऑफ अपील। ठीक, ये कह रहा है ऐसा फेयर ट्रायल नहीं होगा अजय जी कि एक कोर्ट के कहने पर ही जजमेंट को फाइनल कर दे और उसमें कोई दोबारा देखने की गुंजाइश ना रखे। अब ऐसा कोई मैकेनिज्म ना रखें। कम से कम 1 राइट ऑफ अपील तो होना ही चाहिए। ये यूनिवर्सल रिक्वायरमेंट है, ये हमने बोला। अगला सिनॉप्सिस है राइट ऑफ अपील। तो अपील एक स्टैच्यूटरी राइट है, ये कोई प्रोसीजर का पार्ट नहीं है सायक जी। ये एक स्टैच्यूटरी राइट है, जहां आपको कोई कानून अपील करने का प्रावधान प्रदान करता है तो वहां आप अपील फाइल कर सकते हो, अन्यथा आप फाइल नहीं कर सकते। उसके बाद अगला सिनॉप्सिस है अपील इज ए कंटिन्यूएंस ऑफ ट्रायल। अपील जो है ट्रायल का ही कंटिन्यूएंस माना जाता है, कंटिन्यूटी मानी जाती है। अगर अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने कोई जजमेंट कर दिया हर्ष, और आप उसकी अपील फाइल कर रहे हो, तो ये उस ट्रायल का ही कंटिन्यूएंस माना जाता है जब तक कि फाइनल कंक्लूजन ना आ जाए। उसके बाद अगला सिनॉप्सिस अनिल जी, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन
अपील एंड रिवीजन। तो अपील का तो जितना मैंने अभी सेक्शन बताया है या अभी और बताएंगे उनका प्लस जो मैं रिवीजन का आपको बताऊंगा, उन दोनों को आपने लिखना है, तो दोनों का अंतर आ जाएगा। ठीक है, मोटा मोटा एक अंतर अगर हम बोलें तो अपील कहां फाइल होती है? सुपीरियर कोर्ट में। रिवीजन कहां फाइल होती है? क्रिमिनल केस में, सेशन कोर्ट है हाई या सेशन कोर्ट। अपील मल्टीपल चांस है, एक से ज्यादा भी अपील होती है, फर्स्ट अपील। ठीक है, जबकि रिवीजन सिर्फ एक बार होती है, वन टाइम। अभी हम रिवीजन पढ़ाएंगे आज जब देखेंगे। ठीक है, उसके बाद अपील के ग्राउंड अलग है, रिवीजन के ग्राउंड अलग है। ये दोनों अंतर हम बता सकते हैं। उसके बाद कन्वर्जन ऑफ अपील, अगला सिनॉप्सिस है अनिल जी, कन्वर्जन ऑफ अपील इनटू रिवीजन एंड वाई वर्सा। कब कोर्ट अपील को रिवीजन ट्रीट कर सकती है और रिवीजन को अपील ट्रीट कर सकती है? क्या कर सकती है? हाँ, कर सकती है। ठीक, आपने अपील फाइल करी लेकिन कोर्ट ने उसको रिवीजन ट्रीट कर दिया। आपने रिवीजन फाइल करी पर कोर्ट ने उसको अपील ट्रीट कर लिया। एक बार इसका लैंडमार्क जजमेंट लिख लो, फिर आगे बात करते हैं। फेयर ट्रायल वो होता है जब दोनों पार्टियों को सुनने का मौका मिले। अगर एक पार्टी को सुनने का मौका मिले और दूसरे पार्टी को सुनने का मौका ना मिले तो हम उसको फेयर ट्रायल नहीं बोल सकते हैं। उसके बाद अपील को रिवीजन ट्रीट कर सकते हैं, रिवीजन को अपील ट्रीट कर सकते हैं। इसका लैंडमार्क जजमेंट है रिलायबल वाटर सप्लाई सर्विस वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। उसके बाद अगला सिनॉप्सिस है अनिल जी, केसेस इन विच नो अपील लाई। किन केसों में अपील लाई नहीं होगी? अनिल बताओ। मधु जी बताओ। मधु जी बताओ। सर, जहां पर एक्ट में अपील परमिट नहीं करी गई हो। अच्छा, और कल भी हमने दो सेक्शन बोले थे किन केसों में अपील नहीं होती है। केसेस में। हाँ, और हर्ष? सर, एक तो पिटी केसेस में और एक वो समरी केसेस जो बताया था उसमें भी अपील फाइल नहीं होती है। प्लीड गिल्टी, अगर हमने प्लीड गिल्टी कर लिया तो उसके बाद हमारे उस ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील हम नहीं कर पाएंगे। और दूसरा पैटी केसेस, पैटी ऑफेंसेस, उनमें भी अपील नहीं होती है। ये दो पॉइंट हमने कल पढ़े थे। अब इसमें जो सेक्शन है ना, ये हमारा 416 नो अपील इन प्लीड गिल्टी केस एंड 417 नो अपील इन पैटी केसेस। ठीक है अजय जी? हाँ, उसके बाद उसके बाद उसके बाद हु में फाइल अपील, कौन फाइल करेगा अपील? अगला सिनॉप्सिस है हु में फाइल अपील। कौन फाइल करेगा अपील? जजमेंट से एग्रीड है वो व्यक्ति अपील फाइल कर सकता है। अगला है फॉर्म ऑफ अपील। अपील का फॉर्म कैसा होगा? तो इसने कहा अपील का फॉर्म
पेटिशन होगी, एक ओरल होगी हर्ष, राइटिंग होगी, और उसके साथ हमें क्या 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 और जमा करना पड़ेगा? एफिडेविट। वो तो है ही है, प्लस इम्प्यून ऑर्डर, जिस ऑर्डर की हम अपील कर रहे हैं ना, उसकी सर्टिफाइड कॉपी वो हमें लगानी पड़ती है। अजय जी, उसके बाद अगला सिनॉप्सिस अनिल जी, लिमिटेशन, अपील फाइल कितने टाइम के अंदर करनी पड़ती है। तो ये पूरा लिमिटेशन लॉ जब मैंने पढ़ाया था आपको, अभी पढ़ाया था ना लिमिटेशन लॉ हर्ष, तो वहां पे हमने आपको बताया था कि भाई लिमिटेशन लॉ तो सिविल लॉ है, पर 2 सेक्शन है जो कि क्रिमिनल लॉ पे भी अप्लाई होते हैं, एंट्री नंबर 114 और 115, जहां पे एक्विटल के अगेंस्ट अपील और कन्विक्शन के अगेंस्ट में अपील। वहां हमने आपको बताया था अजय जी, कन्विक्शन के मामले में मैं बता देता हूं पहले, अगर डेथ सेंटेंस मिली तो आप अपील कितने दिन में फाइल करोगे, और अगर कोई और सेंटेंस आपको मिला कन्विक्शन, और अपील आपने फाइल करनी है हाई कोर्ट में, तो कितने दिन कितने दिन में फाइल करोगे हर्ष? 30 सर डेज। 60 डेज। 60 दिन, वेरी गुड। और अदर कोर्ट है तो परवीन जी? यस सर। पर- सर अदर, नीचे हाई कोर्ट में 60 डेज और नीचे सर 30 डेज। हाँ, कन्विक्शन के केस में डेथ सेंटेंस है तो 30 दिन, अगर कोई और कन्विक्शन है तो आपको अपील फाइल करनी है, तो आपके पास 2 चॉइस है अजय जी। अगर हाई कोर्ट अपील फाइल कर रहे हो तो 60 दिन, अगर हाई कोर्ट के अलावा कहीं अपील फाइल कर रहे हो तो 30 दिन। ठीक है यहां तक हर्ष, मधु जी? हाँ, उसके बाद अगर एक्विटल के खिलाफ अपील फाइल कर रहे हो, अभी हम कल एक्विटल का एक सेक्शन पढ़ रहे थे, आपको पढ़ाया था हमने एक्विटल के अगेंस्ट में अपील हर्ष, तो वहां अगर वो पुलिस वाले केस है तो वहां 90 दिन, और कंप्लेंट केस है तो वहां 30 दिन। ये लिखा है वहां एंट्री नंबर 114 में, लिमिटेशन लॉ में। ठीक है अनिल जी? अगला Yes, sir. सिनॉप्सिस है, अगला सिनॉप्सिस है अपील फ्रॉम जेल। तो इसका बेटा एक सेक्शन है अपील फ्रॉम जेल 424, 424। अगर कोई एक्यूज जेल के अंदर है और उसको कन्विक्शन हो जाती है और वो फिर उस ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील फाइल करना चाहता है, तो अपील कैसे फाइल होगी हर्ष? सर वो फॉरवर्ड करेगा थ्रू जेल सुपरिटेंडेंट। वेरी गुड। हम अपनी अपील को वकालतनामा जेल भेजेंगे, जेलर उसको एक्यूज का साइन कराएगा और फिर वो जेल से फॉरवर्ड होके अपील फाइल की जाएगी। उसको बोलते हैं अपील फ्रॉम जेल, जेल अपील भी बोलते हैं इसको। ठीक, अब उसके बाद ये तो था अभी कल तक का मैटर जो हमने कल तक पढ़ाया था अनिल जी। ठीक है अभी यहां तक कुछ जम रहा है थोड़ा थोड़ा? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, अब उसके बाद आज हमने आपको 3 पॉइंट बोले। एक, अपीलेट कोर्ट की पावर, दूसरा सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, तीसरा अबेटमेंट ऑफ अपील।
ये 3 पॉइंट। तो सर क्योंकि ये सेक्शन की बात है तो इसमें सिनॉप्सिस वगैरह का कोई पॉइंट नहीं है। यहाँ पे ये अपील के ही पार्ट के तौर पे हम आपको अभी पढ़ा रहे हैं। तो सर इसमें अपीलेट कोर्ट की पावर ये 427 नंबर पे है, 427 उर्वशी जी। उसके बाद फिर 430 सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, ये क्या लिख दिया? थर्ड क्या लिखा है उर्वशी? सर पहला अपीलेट कोर्ट की पावर, सेकंड सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस और थर्ड आपने क्या बताए थे? अबेटमेंट ऑफ अपील। ठीक है अबेट सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस 430 और उसके बाद अबेटमेंट ऑफ अपील 435। ये 3 सेक्शन अभी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो सर पहला सेक्शन है अपीलेट कोर्ट की पावर, कि अपीलेट कोर्ट के पास पावर क्या क्या है। तो सर आप ये देखेंगे कि जब आप किसी ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील फाइल करते हैं तो क्रिमिनल लॉ में कुछ सिचुएशन बताइए, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही अपीलेट कोर्ट की पावर का जिक्र किया गया है। ठीक है। तो सर इसमें जो पहला पॉइंट आया वो आपका ये कह रहा है कि अपील करने के अजय जी कई रीजन हो सकते हैं। जैसे पहला है कि एक्विटल का ऑर्डर है तो उसकी अपील होएगी, ये हमने पढ़ाया था अभी, अपील फ्रॉम एक्विटल, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर कन्विक्शन हो गया तो एक्यूज अपील करेगा, अपील फ्रॉम कन्विक्शन। उसके बाद फिर अगर सजा कम मिली तो हमें उसकी सजा भी बढ़वानी है, तो अपील फ्रॉम एनहेंसमेंट ऑफ पनिशमेंट। ठीक है, यहां तक ठीक है हर्ष भाई? कन्विक्शन के अगेंस्ट भी अपील मैंने पढ़ाया। कन्विक्शन के अगेंस्ट में अपील अनिल जी 415 में लिख रहा है। एक्विटल के अगेंस्ट में अपील 419 में लिख रहा है। अगर सजा कम मिली हो, सजा बढ़वानी हो, वो 418 में लिखा हुआ है। तो अब इन सारे पॉइंटों में अपीलेट कोर्ट की पावर क्या है बताइए मधु जी? लिसन, मेरी बात सुनिए पहले। अगर एक्विटल के खिलाफ आप अपील करने गए तो अपीलेट कोर्ट क्या क्या ऑर्डर कर सकता है? बोलिए, दिखा मधु जी। एक्यूज को एक्विट कर दिया, अब ऊपर की कोर्ट उसको क्या क्या और ऑर्डर कर सकती है? सर कन्विक्शन कर सकती है, वेरी गुड। और अगर उसकी सजा कम है तो फिर उसको सजा को बढ़ा भी सकती है, और उसके ऊपर फाइन। उसके लिए तो हम गए ही नहीं, सजा बढ़वाने के लिए तो गए ही नहीं ना, उसके लिए तो अलग प्रोविजन है। मैंने अभी बोला इंट्रोडक्शन में सारी बात ये बताई है। तो सर
अगर एक्विटल के खिलाफ अजय जी हम अपील में गए तो अपीलेट कोर्ट के पास पावर है कि वो उस अपील का क्या क्या कर सकती है, उस ऑर्डर को रिवर्स कर सकती है, जो मधु जी ने बोला कर सकती है और रिट्राइड भी कर सकती है। अब तो बोल रहे हैं, अभी सुनिए रोजी जी, जैसा मधु जी ने बोला कि भाई कन्विक्शन कर देगी अगर एक्विट के खिलाफ गए हैं तो इसको हमने बोला रिवर्स, वो रिवर्स कर सकती है, उस केस की इंक्वायरी कर सकती है, उस केस का रीट्रायल कर सकती है, और उस केस में एक्यूज को गिल्टी साबित करके सजा भी दे सकती है। तो परवीन जी हमने 4 काम बताए यहां पे। अनिल जी, अगर एक्विटल के खिलाफ अपील में आप गए तो अपीलेट कोर्ट उस एक्विटल को रिवर्स मतलब कन्विक्शन, फर्दर इंक्वायरी आगे इंक्वायरी करेगी, पूछताछ करेगी, रिट्रायल दोबारा ट्रायल करो, और फाइंड गिल्टी या उसको गिल्टी होल्ड करके कोई और सजा दे सकती। तो ये 4 काम अजय जी एक्विटल के केस में अपीलेट कोर्ट के पास पावर है। ठीक है अंत तक? अब आ जाओ कन्विक्शन के खिलाफ। अगर नीचे की कोर्ट ने कन्विक्शन कर दिया तो एक्यूज ने अपील फाइल करी तो कोर्ट क्या ऑर्डर कर सकता है हर्ष? सर एक तो रिवर्स कर सकता है फाइंडिंग को, और सर उसे एक्विट कर सकता है, डिस्चार्ज कर सकता है, और अ, जो सेंटेंस की फाइंडिंग है उसको मेंटेन करके रख सकता है। और सजा को बढ़ा सकता है नो सर, सजा को नहीं बढ़ा सकते। क्योंकि हम उसमें गए ही नहीं सजा बढ़वाने वाले पॉइंट में। तो बोलो परवीन। सर रीट्रायल भी कर सकते हैं, डिस्चार्ज एक्विट भी कर सकते हैं, अल्टर भी कर सकते हैं जो फाइंडिंग्स दी हैं, और हम्म। तो सर इसने कहा वही रिवर्स मतलब कन्विक्शन को एक्विट कर देंगे, रिवर्स या रीट्रायल दोबारा ट्रायल करो भाई, या कोई भी फाइंडिंग को सेंटेंस को एल्टर भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, बट नॉट एनहेंस, बढ़ा नहीं सकते हम, ये इन्होंने कहा है। तो ये चीजें अभी मैंने आपको बताई है कि वो रिवर्स कर सकता है, रिट्राई कर सकता है, एल्टर कर सकता है, एनहेंस नहीं कर सकता कन्विक्शन के केस में। अब उसके बाद अगर सजा बढ़वाने के लिए आपने अपील फाइल करी है उसमें क्या करेगा फिर सहायक जी? अगर आपने सजा बढ़वाने के लिए करी है तो वो फाइंडिंग को रिवर्स, रिट्रायल, एल्टर, वही ऊपर वाली बात जो अभी आपने पढ़ी है अजय, रिवर्स, रिट्रायल, एल्टर। लेकिन अभी ये मैंने बोला था सजा को एनहेंस नहीं करेगा, लेकिन यहां पे वो सजा को परवीन जी एनहेंस कर देगा। यस सर। अगर आप एनहेंस के खिलाफ अपील में गए हो तो, सजा बढ़वाने के लिए अगर आप गए हो तो वो ऑर्डर को रिवर्स कर देगा, रिट्रायल कर देगा, एल्टर कर देगा, और चाहे तो सजा को बढ़ा भी देगा। ठीक है यहां तक? चलिए उसके बाद लास्ट में एक चीज है कि अगर अनिल जी
सिविल जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सीजीएम एक ट्रायल कर रहा है और उसने 5 साल की सजा दे दी, उसकी अपील आगे चली गई सेशन में, तो क्या सेशन उस सजा को 5 साल से बढ़ा के 7 साल या 9 साल कर सकता है? अनिल जी। हाँ कर सकता है सर। कितनी कितनी 5 से 7 कर सकता है? हाँ 7 कर देगा सर। 5 से 9 कर सकता है? हाँ मतलब 10 साल तक, 10 इयर्स का है ना सर उसका। किसका है 10 ईयर का? नहीं मतलब हाँ सेशन तो दे ही सकता है सभी सर, 10 ईयर प्लस में जो भी उसका मतलब इवन डेथ पेनल्टी भी कर सकता हो। नो सर, नो सर, नहीं कर सकता सर। हाई कोर्ट ही 7 सचिन जी हैंड रेज करिए, कैमरा ऑन करिए बेटा। रोजी जी कैमरा ऑन करिए, ऐसे नहीं बोलना। जी हाँ सर। हाँ सर 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 वो नहीं कर सकता। हाँ अभी रुको। जी तो सर ये जो अपीलेट कोर्ट की पावर है, जब सीजीएम एक ट्रायल कर रहा है, जी सीजीएम की पावर ही 7 साल की सजा देने की थी। जी, तभी तो ट्रायल वहां चला। उस केस में जी 7 को जस्टिफाई नहीं मानना और 5 की जस्टिफाई मानना, 5 साल दे दी। जी अब इसके अगेंस्ट में अगर हम ऊपर चले भी जाते हैं तो कोई भी कोर्ट उस केस में 7 से ज्यादा साल सजा नहीं दे सकती। 7 साल तक तो दे सकती है जो कि ट्रायल कोर्ट का पावर था, लेकिन उससे ऊपर नहीं जा सकती वो। अनिल जी ठीक है? इसका मतलब आप बोल रहे हैं कि मैक्सिमम उतनी सजा दे दी उसने जितना उसकी पावर थी, और उसके जितना ऑफेंस में था उतना दे दिया। जब ट्रायल कोर्ट, जिस ट्रायल कोर्ट के अगेंस्ट में अपील जारी है ना, तो ऊपर की कोर्ट भी उतनी सजा बढ़ा पाएगी, उतनी दे पाएगी जितना कि ट्रायल कोर्ट की खुद की पावर थी। अब ठीक है सचिन यहां तक? चलिए सर माइक ऑफ है। सर मैं ये कह रहा हूँ, यदि ट्रायल 9 साल 10 साल तक की सजा का होता ऑफेंस, तो मजिस्ट्रेट के यहाँ ट्रायल ही नहीं जाता, वो जाता ही फिर सेशन में। हाँ ठीक है, ठीक ओके सर। ठीक है सर। जहां ट्रायल हुआ ना, तो अपीलेट कोर्ट उस ट्रायल कोर्ट की पावर से एक्सीड नहीं कर पाएगी एनहेंस करने के दौरान, ये हम कहना चाहते हैं। ठीक है अनिल जी? चलिए माइक म्यूट करिए सर। तो ये कुछ अपीलेट कोर्ट की पावर हमने आपको बताई है, ठीक है? उसके बाद अगला हमारा पॉइंट था उर्वशी जी, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। तो ये इसके तीन इसमें मेन काम ध्यान रखने हैं। एक अपीलेट कोर्ट मधु, एक हाई कोर्ट और एक कोर्ट। 3 इंग्रेडिएंट याद रखने हैं रोजी जी, अपीलेट कोर्ट, हाई कोर्ट और कोर्ट। चलिए सर, इसने कहा कि जब कोई व्यक्ति कन्विक्ट किया जाता है तो वो जब अपनी अपील फाइल कर रहा है तो अपीलेट कोर्ट में वो अपने सेंटेंस को सस्पेंड कराने की एप्लीकेशन भी लगाएगा कि जो मेरे को सजा हुई है उसको भी रोका जाए। ट्रायल कोर्ट ने उसको सजा दे दी, उसने अपील फाइल करी अपीलेट कोर्ट में, और अपील तो फाइल कर दी। अपील क्या जब भी डिस्पोज ऑफ हो जाएगी हर्ष, उसमें तो टाइम लगेगा, और नीचे की कोर्ट में उस सेंटेंस का एग्जीक्यूशन हो जाएगा। तो फिर वो अपीलेट कोर्ट में क्या परमिशन मांगेगा कि नीचे की सेंटेंस को सस्पेंड कर दो। कब तक? जब तक अपील का निपटारा ना हो जाए।
ये पॉइंट पकड़ में आया रोजी जी? हाँ। अब अगर एक्यूज इस सारे प्रोसेस में जेल के अंदर है तो अपीलेट कोर्ट चाहे तो उसको बेल पे भी रिलीज कर सकता है या उसके बॉन्ड पे भी छोड़ सकता है। परंतु अगर कोई एक्यूज ऐसे ऑफेंस में जेल में बंद है मधु जी, जिसकी सजा डेथ पेनल्टी या लाइफ इम्प्रिजमेंट या 10 साल से ज्यादा की सजा है, तो ऐसे व्यक्ति को बेल में छोड़ने से पहले क्या करना पड़ेगा परवीन जी? सर बेल बॉन्ड भरवाना होगा। वो तो हो गया, लेकिन अगर एग्रीड फॉर्म है हर्ष तो क्या करना पड़ेगा? पीपी से परमिशन, पीपी एक्सप्लेनेशन मांगेंगे पीपी से। पर एक्सप्लेनेशन नहीं बोलते इसको, पीपी को नोटिस करेंगे। पीपी को नोटिस करेंगे, पीपी जवाब देगा तो इसको छोड़ना छोड़े या ना छोड़े, तो वो बताएगा भाई इसको मत छोड़ो, ये हीनियस अपराधी है, हैबिचुअल ऑफेंडर है, गवाह को डराएगा धमकाएगा, उनको एविडेंस को तोड़ेगा, भाग जाएगा। तो पीपी का जवाब मांगेंगे हम। किन केसों में हर्ष? सर डेथ के केस में इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ में और 10 साल से ज्यादा की सजा में। पीपी का मतलब होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो सरकारी वकील होता है। ठीक है सर सेक्शन कौन सा दिख रहा है? बेटा, ये सेक्शन है अब अपना, पुराने एक्ट में तो 389 है और नए में 430 है। ठीक है सर। ठीक, तो अब रोजी जी बताइए दिखा आप कि अगर ऐसा एक्यूज बेल लेने के बाद गलती करेगा तो उसकी बेल कैंसिल होनी चाहिए, यस या नो? सर बेल कैंसिल हो जाएगी यदि वो कंडीशन तोड़ता है तो। ठीक है, ठीक है। कौन से सेक्शन में सचिन? सर सेक्शन मेरे को कंफर्म नहीं है, सेक्शन कंफर्म नहीं है, लेकिन कंडीशनल मिलती है सर बेल, चाहे वो दौरान अपील हो चाहे वो दौरान ट्रायल हो। अच्छा, लेकिन कंडीशनल होती है, यदि कोई भी कंडीशन वो तोड़ता है तो वो जो है जमानत उसकी रद्द हो सकती है। सेक्शन क्यों नहीं पता फिर ये? सर बस सेक्शन थोड़ा सा माइंड से स्लिप हो रहा है। स्लिप हो रहा है तो जी स्लिप होने के लिए पहले सुनो, जी फिर सारा ठीक हो जाएगा। ठीक है सर। तो सर ये 389 पुराना और 430 नया, जी अगर कोई एक्यूज, माइक म्यूट करिए अभी, कोई एक्यूज कन्विक्ट होके अपील फाइल करा हुआ है और अपील में उसको बेल मिली मधु जी, और बेल की कंडीशन को फुलफिल नहीं करता, तो उसकी बेल कैंसिल भी हो सकती है। वो इसी सेक्शन में करवानी पड़ेगी कैंसिल। पुराने वाला 389 अनिल, जो कि नए का 430 है। इस पूरे सीआरपीसी बीएनएस में 3 जगह कैंसिलेशन का प्रावधान है। एक 430 में, 430 में, और एक जो बेल बॉन्ड का जो चैप्टर है ना, उन दोनों सेक्शनों में बेल कैंसिल का प्रावधान है। वहां पे
वहां पे जो आपका 480 का 5, मैं BNSS की बात कर रहा हूं, 480 का 5 और 483 का 3 और 430, ये 3 सेक्शन है सचिन जी, जो कि बेल की कैंसिलेशन के प्रावधान हैं। ठीक है यहां तक। अब यही पावर जब आप ने अपील हाई कोर्ट में कर रखी है, तो हाई कोर्ट के पास भी जो अभी आपने पढ़ा परवीन, वही पावर यूज कर सकता है। परवीन जी, यस सर। क्या पावर यूज कर सकता है? सर जो हाई कोर्ट के पास पावर बता रहे हैं कैंसिलेशन के लिए सर। और रोजी, बोलो सर। रोजी, आवाज साफ नहीं आ रही बेटा। हर्ष, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस सर। हाँ, हमने शुरू में बोला था मधु, 3 चीज याद रखनी है, अपीलेट कोर्ट, हाई कोर्ट और कोर्ट। पहला पॉइंट मैंने पढ़ाया पूरा कि एक्यूज अगर कन्विक्ट हो गया तो वो अपीलेट कोर्ट में अपील फाइल करेगा और अपने सेंटेंस को सस्पेंड कराएगा। वह अपीलेट कोर्ट उसको बेल दे सकती है, एग्रीड फॉर्म में पीपी को नोटिस करेगी, और बेल की कंडीशन को पूरा ना करे तो उसकी बेल कैंसिल हो सकती है। रोजी जी, ये सारी पावर जो मैंने अभी बोली, ये सारी पावर हाई कोर्ट में अगर आप अपील फाइल करते हो तो हाई कोर्ट के पास भी ये सारी पावर सेम है। ये मैंने पूछना चाहा था। ठीक है यहां तक हर से। अगला पॉइंट है कोर्ट के मामले में, कि अगर कोई भी कोर्ट है, अभी अपीलेट कोर्ट का मैंने बता दिया मधु शुरू में, फिर हाई कोर्ट का बता दिया मैंने, और अब बता रहा हूं कोर्ट का, कि अगर कोई कोर्ट किसी एक्यूज को कन्विक्ट करती है और वहां पे कन्विक्टेड पर्सन कोर्ट को सेटिस्फाई करता है कि सर मेरे को टाइम दे दो, मैंने ऊपर की कोर्ट में अपील फाइल करनी है, तो जिस ऑफेंस की बात चल रही है, अगर उसकी सजा 3 साल से कम की है और वो ऑफेंस बेलेबल है और एक्यूज अभी बेल पर है, ये कंडीशन बताइए रोजी जी। 3 साल से कम की सजा, बेलेबल ऑफेंस, एंड द एक्यूज ऑन बेल, एंड द एक्यूज वांट टू गिव टाइम फॉर फाइलिंग एन अपील, तो उस कोर्ट में वह कोर्ट, उस केस में वह कोर्ट क्या करेगी हर्ष? सर अपील का टाइम उसका सेंटेंस सस्पेंड कर देगी सर। सेंटेंस सस्पेंड नहीं करेगी सर, वो बेल बॉन्ड भरा लेगी उसमें। हाँ, जमानत ले लेगी, नई जमानती ले लेगी और हाँ, उसे जो है दौरान अपील छोड़ देगी। हाँ, हाँ। तो सर उस केस में वो उसको जेल नहीं भेजेगी, बल्कि उसे बॉन्ड लेके जितना टाइम वो रखेगा अपील फाइल करने का, 10 दिन, 20 दिन, महीना वगैरह वगैरह, उस टाइम तक उसको छोड़ सकती है, छोड़ देगी। पर ये सिर्फ उन्हीं केस में होगा अगर वो अपराध
3 साल से कम वाले केसेस के, बेलेबल के और बेल पे हो तो अगर उस केस में कोर्ट ने 3 साल और 1 दिन सजा दे दी तो क्या ये पॉसिबल है सचिन जी? नहीं सर। क्यों? लेकिन सर 3 साल से सर 3 साल से यदि 1 दिन भी सजा ज्यादा देगा तो सर जब कंडीशन, वो एक कंडीशन उसने बार्ड कर दी कि बाकी की 2 बेलेबल और वो कंडीशन फुलफिल कर रहा है, लेकिन एक कंडीशन तो उसमें बार्ड हो गई, तो सर उस केस में फिर वो लाई नहीं करता सर। हाँ, तो उस केस में उसे कहाँ जाना पड़ेगा पहले? सर उसे अपील में जाना पड़ेगा पहले, मतलब पहले जेल में जाना नहीं, पड़ेगा, सॉरी जेल जाना पड़ेगा पड़ेगा। उसे। हाँ जेल जाना उसे पड़ेगा, जेल फिर में जाना दौरान पड़ेगा। अपील हो, फिर प्रोसेस पहले सर वो जेल वाला में चालू जाएगा होगा। जी जी और जेल से फिर वो अपील फाइल की जाएगी। जी 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 मैं बोलना चाहता हूँ। जी लेकिन जी। अगर वो 3 साल से कम का मुकदमा है और वो परमिशन मांग रहा है तो कोर्ट उसमें मैंडेटरी तौर पे जेल नहीं भेजेगी, बल्कि जी, उसको बॉन्ड लेके छोड़ देगी बॉन्ड ताकि लेके वो छोड़ अपील देंगे। टाइम पे अपील फाइल कर सके। जी सर। अब ठीक है तक? हाँ जी चलिए सर। सर, उसके बाद ये सारा पॉइंट अभी हमने इसका बोला। अब इसमें एक पॉइंट रह गया हमारा, वो है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस एंड सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन। इन दोनों में क्या अंतर है प्रवीण जी? रोजी? सचिन? सर एक बार क्वेश्चन दोबारा थोड़ा सा। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस एंड सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन? सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, सर इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। एक तो एक केस लो का नाम लिख लीजिए हर्ष। केस का नाम है, बोलो सर, एक बार बोलो मधु। सर सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस मैं ट्राई कर रही हूँ बस। ट्राई सस्पेंशन नहीं ऑफ करना। सेंटेंस नहीं करना। चलो कर दो, एक लाइन बोल दो। सर सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस में होता है कि आपको सेंटेंस मिल चुकी है और आप उसको सस्पेंड कराना चाह रहे हो, लाइक, और कन्विक्शन में यू आर कन्विक्टेड। चलिए सर, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस और सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन, इसका लैंडमार्क जजमेंट है रामानारंग। इस नाम से आप डालेंगे ना हर्ष तो नेट पे निकल ही आएगा केस लो। इसकी समरी पढ़नी है और ब्रीफ लिखना है सबने। इसमें प्रवीण जी, अनिल जी, सचिन जी, इनका अंतर बताया गया है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेंटेंस और सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस एंड सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन। सामान्य तौर पे, माइक म्यूट करो सचिन, माइक म्यूट करो सर, हैंड डाउन करो मधु जी, सचिन जी। हाँ, तो हमारे एक्ट में जो हम सेक्शन पढ़ रहे हैं ना 389 और नए का 430, इस सेक्शन में लिखा है अनिल जी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। तो इन्होंने कहा एन ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन बाय इटसेल्फ इज नॉट कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन। कन्विक्शन को एग्जीक्यूट नहीं होता अपने आप में, कन्विक्शन एग्जीक्यूट नहीं होती अपने आप में। इट इज ए ऑर्डर ऑफ सेंटेंस, मतलब जो सेंटेंस का ऑर्डर होता है ना हर्ष, वो ही एग्जीक्यूट होता है, कन्विक्शन का ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता। और इसमें कहने का मतलब है कि कन्विक्शन को
सस्पेंड कराने के लिए हमारा एक्ट में प्रावधान नहीं दिया गया और आपको कोर्ट में सबमिशन करनी पड़ेगी अलग से। किस बात की हर्ष? एग्जीक्यूशन के लिए सर। सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन के लिए। अगर सेंटेंस को रुकवाना चाहते हो वो तो इसमें लिख रहा है, लेकिन अगर कन्विक्शन को रुकवाना चाहते हो वो इसमें नहीं लिख रहा, उसके लिए आपको अलग से सबमिशन लगानी पड़ेगी। वो कोर्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस में ही करती है, सभी केसों में नहीं करती मधु जी। अब आप मैं एक एग्जांपल बताऊंगा, उससे आप समझ जाओगे। अभी मेरे को ये बता दो मधु जी, अनिल जी, रोजी जी, कि राहुल गांधी की सदस्यता अभी खत्म हो गई थी। किस केस में हो गई थी हर्ष? क्या वाक्य था मतलब? सर डिफॉर्मेशन का सूट फाइल किया था गुजरात कोर्ट के अंदर और 3 साल तक की सजा दी थी। 3 साल तक की सजा दी थी, उस वजह से सर 2 इयर्स 2 इयर्स की दी थी। और राज्यसभा वहाँ पे लोकसभा में रूल है अगर 2 साल से ज्यादा का होता है तो इससे खत्म कर सकते हैं। तो परवीन जी जी सर। अब उस 2 साल की सजा से उसकी मेंबरशिप का क्या लेने देना भाई? बोलो। सर नहीं पता सर। ये सारे हाथ नीचे करो पहले तो सारे। हर्ष बोलो। सर वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्ट है, उसमें लिखा हुआ है कि अगर 2 साल से ज्यादा की वो सजा होती है तो मेंबर नहीं रखा जा सकता। लेकिन बेटा आपने ध्यान दिया हो, ट्रायल कोर्ट ने सजा दी, वो फिर अपील में गया। अपील में उसने क्या प्रेयर करी हर्ष? सर वो मैंने रीड नहीं किया था। सर 2 साल की सजा मिली, अगर उसे अपना बचना था तो अपील में जब वो गया तो उसने कोर्ट से परमिशन मांगी कि सर मेरी सेंटेंस को सस्पेंड करो। सेंटेंस को नहीं, सेंटेंस को तो करो ही करो अनिल जी, मेरी कन्विक्शन को भी सस्पेंड करो। अगर मेरी कन्विक्शन को सस्पेंड ना करा फिर वो बहाल कैसे हो गए बाद में हर्ष? अभी तो केस चल रहा है ना। क्योंकि सर सस्पेंड कर दिया। उसकी कन्विक्शन को सस्पेंड करा फिर सुप्रीम कोर्ट ने। हाई कोर्ट ने नहीं करा, सेशन ने नहीं करा। मैं ये बोलना चाहता हूं मधु जी कि जो सेंटेंस को सस्पेंड करना है वो मेन चीज है, लेकिन कन्विक्शन को भी हमें कई बार सस्पेंड कराना पड़ता है। लॉ में तो नहीं लिख रहा इसमें। उसका फर्क क्या होता है? अगर कन्विक्शन को सस्पेंड ना कराया तो आप कोई पब्लिक पोस्ट होल्ड नहीं कर सकते, सिविल पोस्ट होल्ड नहीं, इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें सेंटेंस के साथ साथ कन्विक्शन को भी सस्पेंड कराना पड़ेगा अगर उसके कॉन्सिक्वेंस से बचना है तो। अदरवाइज यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू फाइल एनी RWA इलेक्शन, MLA इलेक्शन, म्युनिसिपल इलेक्शन, जब तक वो डिस्क्वालिफिकेशन आपके पास है, जब तक आप कन्विक्ट हो। ठीक है अब यहां तक हर्ष? सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन का साइड इफेक्ट ये होता है कि आप कोई भी पोस्ट, कोई भी इलेक्शन के डिबार हो जाओगे।
उससे बचने के लिए आपको सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन को भी सस्पेंड कराना चाहिए, कराना पड़ता है, पर क्योंकि ये लिखा नहीं एक्ट में, तो कोर्ट सामान्य तौर पे ये फैसिलिटी आपको नहीं देती, ये रिलीफ आपको नहीं देती। कब देती है? ये सिर्फ आपको, ये इट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिमेडी एंड अप्लाई एक्सेप्शनल केसेस एंड कोर्ट यूज सच पावर फॉर सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन इन ए एक्सट्रीम केयर। बड़ी सावधानी से कोर्ट को इस पावर का यूज करना चाहिए। किसका? सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन करते समय। केयर एंड कॉशन एंड अप्लाई ओनली इन एक्सेप्शनल केसेस। बोलो हर्ष। सर जैसे फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये पावर एक्सरसाइज करी होगी, अब एक्ट में नहीं दे रखा, तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की पावर आर्टिकल 142 के अंदर एक्सरसाइज करी होगी। ट्रायल कोर्ट भी कर सकती है, ट्रायल कोर्ट भी कर सकती है। मैंने अभी बोला ना बार बार, ट्रायल कोर्ट भी मैंने तो समझाया आपको कि भाई एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने 2 साल की सजा दी उसको, सेशन ने भी नहीं करी, हाई कोर्ट ने भी नहीं करी, वो बहुत ज्यादा हाइप हो गया जब जाके सुप्रीम कोर्ट ने करी। जब तक तो वो उसको बाहर कर दिया, उसके घर खाली कर दिया, जब तक तो कहानी बहुत बिगड़ गई थी, समझे? तो सामान्य कोर्ट भी सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन कर सकती है, पर एक्सेप्शनल कंडीशन में। एक्सेप्शनल केसेस में करती है सिर्फ। बट सर ये कहीं लिखा नहीं है, तो फिर किस सेक्शन के अंदर करती है? कोई जैसे इनहेरेंट पावर में कर सकती है कोर्ट, लेकिन नीचे की कोर्ट को तो इनहेरेंट पावर होती नहीं है। अब वो तो मैंने बोला केस लो पढ़ो, ये रामानारायण बोला केस लो पढ़ो। हाँ, इसी में कहा है, ठीक। उसके बाद ये 2 पॉइंट अभी मैंने आपको क्लियर करे अनिल जी, एक अपीलेट कोर्ट की पावर और एक सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, उसका केस लो। आखिरी पॉइंट हमारा है आज का। उर्वशी एक बार बोलो, आप बोलो, उर्वशी बोलो। कुछ नहीं सर। चलो, बीच में बहुत से ऑब्जेक्शन आ रहे थे, पता नहीं मेरे को, जब मैं फ्लो था जब उस समय। चलिए, अगला जो हमारा पॉइंट है वो पॉइंट है अबेटमेंट ऑफ अपील। अबेटमेंट का मतलब होता है बेटा शमन हो जाना, जल जाना, खत्म हो जाना। किस वजह से? डेथ होने पर। किसकी डेथ होने पर? पार्टी की डेथ होने पर। पार्टी की डेथ होने पर केस क्या हो जाएगा प्रवीण जी? सर अवेटेड हो जाएगा। पार्टी की मृत्यु होने पर केस खत्म हो जाएगा यस सर। और टेक्निकली अबेट हो जाएगा, जल जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ये हम बोलना चाहते हैं। ठीक है यहां तक? अब देख लेते हैं सेक्शन में क्या है। तो सर अभी हमने पढ़ा कि एक्विटल के खिलाफ अपील, पढ़ा था ना अभी कल परसों, एक्विटल के खिलाफ अपील, अपील अगेंस्ट एक्विटल। तो कौन करता है एक्विटल के खिलाफ? विक्टिम करेगा, प्रोसिक्यूशन करेगा, ठीक है। और एक पनिशमेंट एनहेंस करवाना। अगर सजा कम मिली है, हम सजा को बढ़वाना चाहते हैं, 2 केस।
2 केस की बात करी मैंने अनिल जी यहाँ पे। पहला, सजा बढ़वाना। सजा कौन बढ़वाएगा? वहां लिखा था हमने, डीएम भेजेगा पीपी को, पीपी केस फाइल करेगा कि भाई सजा कम मिली है, सजा बढ़ाओ। और एक्विटल के केस में, उसमें भी पीपी अपील फाइल करेगा। तो दोनों ही अपील किसके अगेंस्ट में हुई है हर्ष? एक्यूज के केस में और अक्यूज मर जाओ तो अबेट हो जाएगा। पहली लाइन सजा बढ़वाने के लिए हो या एक्विटल के खिलाफ हो, ये 2 प्रकार की अपील है ना मधु। और एक्यूज मर गया तो अपील खत्म, उसका कोई पर्पज ही नहीं बचा। फिर एक्यूज के खिलाफ हम गए थे, एक्यूज ही मर गया, तो वो अपील क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, अबेट हो जाएगी। ठीक है यहां तक? दूसरा पॉइंट, अब कोई और अपील फाइन को छोड़कर, अगर फाइन के खिलाफ अपील की गई है और एक्यूज मर जाए तो उसमें कोई फर्क पड़ेगा अपील पे परवीन जी? नो सर। क्यों? हर्ष, अनिल? सर वो फाइन तो उसके फिर एलआर से भी ले सकते हैं। हाँ, फाइन के खिलाफ अपील है, कोई मर गया कोई बात ना, वो मर गया तो उसके बालक रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। तो फाइन के केस में अपील अबेट नहीं होगी। पर इसने कहा कि और सारी अपील, सारी कौन सी? जो ऊपर की अभी बताई थी ना मैंने, सजा बढ़वानी है, एक्विटल है, इन 2 केस में एक्यूज मर गया तो अपील क्या हो जाएगी? अबेट। दूसरा, इन 2 केस के अलावा कोई और केस में जिसने अपील फाइल करी ना, वही मर गया तो अपील अबेट हो जाएगी। ये दूसरी लाइन है अनिल जी। पहली लाइन तो थी सजा बढ़वानी है या एक्विटल के केस में एक्यूज मर जावे तो अपील अबेट। दूसरी है बाकी अपीलें जिसमें फाइन की नहीं है, फाइन का केस तो चलता रहेगा, बाकी अपीलों में अपीलेंट मर गया जिसने अपील फाइल करी थी, तो भी वह अपील अबेट हो जाएगी। परंतु उसने कहा अगर किसी केस में कन्विक्शन की गई है एक्यूज को, रोजी जी, और उसको कन्विक्शन में डेथ सेंटेंस या इम्प्रीजमेंट की सजा हुई है और उस केस में अपीलेंट मर गया, मोटे तौर पे तो हम कह सकते हैं कि कन्विक्शन के केस में तो एक्यूज ही जाएगा हर्ष, डेथ सेंटेंस या इम्प्रीजमेंट के केस में अपीलेंट मर गया तो उस केस में अगर उस अपीलेंट के नियर रिलेटिव 30 दिन के अंदर, मरने के 30 दिन के अंदर कोर्ट से परमिशन लेवे तो उस अपील को कंटिन्यू कर सकते हैं, आगे चला सकते हैं। कन्विक्शन के केस में भी जो है उसके नियर रिलेटिव की अपील को क्यों चलाएंगे हर्ष? सर ताकि उसको इनोसेंस प्रूव कर सके और उसकी रेपुटेशन जो स्टेक पे लगी है उसको सुधार सके। हाँ, कन्विक्शन के केस में, डेथ सेंटेंस या इम्प्रीजमेंट के केस में अगर अपीलांट मर गया
तो उसके नियर रिलेटिव मरने के 30 दिन के अंदर कोर्ट की परमिशन से उस अपील को कंटिन्यू कर सकते हैं, ताकि वो अपनी बेगुनाही वगैरह बता सके, ताकि बेदाग रह सके। इसलिए वो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर करना चाहे तो। ना चाहे तो वो खत्म हो जाएगी और वो चार्ज वहीं पड़े रह जाएंगे। ये मैंने बोलना चाहा। ठीक है। नियर रिलेटिव में कौन आएगा? नियर रिलेटिव में पेरेंट, स्पाउस, लीनियर डिसिडेंट और ब्रदर सिस्टर, ये चार्ज आएंगे। ब्रदर सिस्टर, स्पाउस, पेरेंट और लीनियर डिसिडेंट, इनमें से कोई भी मरने के 30 दिन के अंदर अंदर उस कोर्ट से परमिशन लेके उस अपील को कंटिन्यू कर सकते। तो ये 3 पॉइंट हमने अबेटमेंट ऑफ अपील के आपको बताए हैं। लिटरली इसको पढ़िए, जब कुछ नहीं आए तो बात करेंगे। ये अपील का एक पॉइंट हमने पूरा किया है। काफी सेक्शन है इसमें, आप पूरे चैप्टर को पढ़िए। कोई सेक्शन जो रह गया, जो हमें आपको समझ में ना आया हो, तो मेरे को आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ये मैं बोलना चाहता हूँ। कोई डाउट? उसके बाद सामान्य तौर पे हम कह रहे हैं आपका नंबर सर रोज तो फ्लैश करते हैं हर जी, तो मैं कह रहा हूं हमारी एचपी की जो हिमाचल प्रदेश सिविल जज की क्लास अभी चल रही है, अगर किसी बच्चे ने फार्म भर रखा है या आपके किसी नियर डियर ने फार्म भर रखा है, तो उनको जरूर बोलिए। और वो क्लास हमारी 4 से 5 या 5 से 6 डेली है। और इस प्लेटफॉर्म को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने ग्रुप में, ताकि बच्चे इसमें ज्यादा जुड़ सके और एक अच्छी क्लास का रूप ये ले सके। हम ये कहना चाहते हैं। हम भी कोशिश करेंगे और बेहतर से बेहतर पढ़ाने की। रिसेंट में मैं मान रहा हूँ कि रिसेंट में मेरी तबीयत खराब चल रही है अभी 4-5 दिन से, तो कोशिश करेंगे हम और अच्छा आपको ब्रीफ कर पाए आने वाले टाइम में। ये मैं कहना चाहता हूँ। ठीक ठीक अनिल जी? हाँ चलिए, अभी इसमें पहले 1-2 सवाल ले लेते हैं और 2 पॉइंट को मैं हल्का सा ब्रीफ कर देता हूं, कल उसको कंक्लूजन कर देंगे। ये मैं बोलना चाहता हूं। किसी को कोई सवाल पूछना है तो एक बार बीच में पूछ सकते हैं 2 मिनट के लिए, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। अजय जी, उर्वशी जी। सर क्लाइंट काउंसलिंग का मतलब क्या होता है? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में दिया है ना क्लाइंट काउंसलिंग। क्लाइंट काउंसलिंग कहाँ दिया हुआ है? सर वो मतलब हमारे सिलेबस में भी है ना, तो इसलिए पूछ रही थी। नहीं, ये को अलग से फिर बात करेंगे। तो इसमें तो नहीं है, हमारे सिलेबस में तो कहीं नहीं है, सिलेबस में तो नहीं है। हाँ, और बोलो रोजी जी, आप बोलो। 1 सेकेंड। हाँ बोलो हर्ष। सर लैंडमार्क जजमेंट आपने इसमें एक ही बताया, मतलब अपील में एक ही है लैंडमार्क और भी है अभी? अपील में एक तो मैंने जो चेंज वाला बोला है, अरे एक बार मैं अभी रिवीजन वगैरह कर रहा हूँ ना, कल रेफरेंस और रिवीजन आएगा, तो 1-2 केस लो और मैं लिखवा दूंगा, 1-2 लिखवा दूँ। हाँ हाँ, रोजी जी ने जब से कैमरा ऑन किया इन्होंने बोलना ही छोड़ दिया। जब अच्छे भले बोल रहे थे आप, अब कैमरा ऑन करने के बाद आपने, या तो आवाज साफ नहीं आ रही। ये सर मैं बोलती हूँ तो वो ग्लिच हो रही है मेरी तरफ से, इसलिए वो नहीं बोल पाती।
अच्छा 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 अच्छा, चलिए। हाँ, कोई सवाल, या तो मैं फिर आगे कुछ थोड़ा बहुत बोल दूं, 10 मिनट है अभी हमारे पास। सर आपने कल जजमेंट पढ़ाए थे क्या? नहीं, कल तो हमने अपने नहीं बोला था। सर मेरे को कल की रिकॉर्डिंग की क्लास चाहिए। अभी बोलते हैं इसको, अभी बोलते हैं, अभी एक बार रिकॉर्डिंग कब बोलते हैं, अभी 1-2 दिन में मैं बोलता हूँ। चलिए, अगला हमारा इसी क्वेश्चन का पार्ट है रेफरेंस और रिवीजन। 3 पार्ट हमने बोले, अपील, रिवीजन, रेफरेंस। अपील का तो अभी आपको बोला है। इसके बाद अगला पॉइंट रेफरेंस का है। तो सर, रेफरेंस का कंसेप्ट बताने से पहले इसके हम सिनॉप्सिस की बात करें तो ये वही, सामान्य तौर पे पहले हम इंट्रोडक्शन, ये नए एक्ट का चैप्टर 32 है, 32। टाइटल है रेफरेंस एंड रिवीजन, और सेक्शन है 436 और 437 रेफरेंस के लिए सिर्फ। और पुराने में ये चैप्टर 30 है, और सेक्शन है 395 एंड 396। फिर इसके ऑब्जेक्ट बताए, भाई क्या इसका ऑब्जेक्ट है। अगला सिनॉप्सिस इसकी कंडीशन, अगला सिनॉप्सिस इसका प्रोसीजर, और अगला सिनॉप्सिस व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन 395 एंड सेक्शन 113 CPC एंड ऑर्डर 46 CPC। CPC में भी ये प्रावधान है अनिल जी, उसमें ये सेक्शन 113 और ऑर्डर 46 में है। तो उन दोनों में क्या अंतर है। और उसके साथ साथ एक इन्होंने अंतर पूछा है सिनॉप्सिस में कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन 436 नए वाला BNSS 436 एंड 228 गवर्नमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इन दोनों में क्या अंतर है। 436 और संविधान का 228, उन दोनों में क्या अंतर है। ठीक, तो ये 5-6 सिनॉप्सिस मैंने अभी आपको अनिल जी लिखवाए हैं, ये हम बोलना चाहते हैं। अब जहां तक रेफरेंस की हम बात करें, एनी आइडिया हर्ष। रेफरेंस हाई कोर्ट को रेस्पेक्ट है, नीचे की कोर्ट अगर कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ पे, एक्ट पे कुछ क्वेश्चन होता है जिसको डिसाइड नहीं कर पा रही है तो वो रेफरेंस देता है हाई कोर्ट को। हाँ, और कुछ परवीन जी। अक्षिका। जी सो व्हाट इज रेफरेंस। सर बेसिकली अगर लोअर कोर्ट में कोई केस पेंडिंग है तो हम हायर कोर्ट से बोलते हैं कि इस केस पे किस लॉ पे, स्टैट्यूटरी लॉ पे कुछ एज एन रेफरेंस नहीं है तो आप अपना ओपिनियन दे, उस पे व्हाट कैन बी डन ओवर। वेरी गुड। आज परवीन जी तबीयत ठीक नहीं है क्या, कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे आप। सही से वो अभी ये चैप्टर पढ़ा नहीं था सर। अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं। एनीवे, तो सर ये जो रेफरेंस का जो चैप्टर है, 2 सेक्शन है इसमें अनिल जी, 436
और 437। इसमें एक सेक्शन में ही ये एनी कोड की बात कर रहा है और इसी सेक्शन में वो कोर्ट ऑफ सेशन की भी बात कर रहा है, जबकि दूसरे सेक्शन में ये उस रेफरेंस के एवज में डिसीजन करने की बात कर रहा है। हम ये बोलना चाहते हैं कि हमारी कोर्ट को हर चीज की इंटरप्रिटेशन करने की पावर नहीं है। लॉ बनाने का काम किसका है अनिल जी? पार्लियामेंट सर। पार्लियामेंट का। और उसको इंटरप्रिटेशन करने का पावर किसका है रोजी? इंटरप्रिटेशन अक्षिका? सर जुडिशरी का, सुप्रीम कोर्ट। जुडिशरी का तो है, पर जुडिशरी तो कई तरह की है। सुप्रीम कोर्ट सर। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को नहीं है? सर है, बट वो इंटरप्रेटेट करती है उस पे बिहाफ पे अगर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑर्डर दिया है ना। अगर कोई मैटर हाई कोर्ट में चैलेंज होता है, कोई एक्ट स्टेट का एक्ट हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ तो हाई कोर्ट इंटरप्रिटेशन करेगी। सुप्रीम कोर्ट में हुआ तो सुप्रीम कोर्ट करेगा इंटरप्रिटेशन। तो इंटरप्रिटेशन की पावर तो हमारी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों की है। क्या ट्रायल कोर्ट को भी इंटरप्रिटेशन की पावर है? नहीं। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को इंटरप्रिटेशन की पावर नहीं है। ठीक है, यही इस कंसेप्ट का मेन पॉइंट है। अब इसको समझाएं कि अगर किसी कोर्ट के पास कोई केस चल रहा है, जैसे अभी हम BNSS पढ़ रहे हैं, ठीक, आईपी BNS पढ़ रहे हैं, BNS। अब इसमें नए अपराध कौन से आए हैं इसमें? मधु जी, हर्ष जी? सर इसमें तो एक तो स्नैचिंग का है। हैं? स्नैचिंग आया है। ठीक है, अब स्नैचिंग का ये प्रावधान सही है या गलत है, इसको लेके सुप्रीम कोर्ट में कोई ऑर्डर आया अभी तक हर्ष? नो सर। हाई कोर्ट? नो सर। और ये आप जज हो एक डिस्ट्रिक्ट में और आपके पास एक स्नैचिंग का मामला आ गया। अब आप उस केस को सोल्व करना चाहते हो और BNS में स्नैचिंग के सेक्शन लगा दिए पुलिस वाले ने। अब आप क्या सोच रहे हो कि भाई स्नैचिंग का तो ये जो कंसेप्ट है ना, ये सही नहीं है, ये तो चोरी में कवर हो रहा है, तो अलग से स्नैचिंग लिखने की क्या जरूरत थी? स्नैचिंग तो चोरी तो है, तो ये सेक्शन वाहियत बनाया, सही नहीं है, इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आप क्या कर रहे हो? ये सोच रहे हो और आपके सामने केस है वो। तो क्या आप अपनी सोच के हिसाब से उस स्नैचिंग को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल के केस का डिसीजन कर सकते हो हर्ष? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि स्नैचिंग सही है या गलत है ये बताना आपका काम नहीं है, ये हाई कोर्ट बताएगा स्नैचिंग सही है गलत है BNS में। सुप्रीम कोर्ट बताएगा स्नैचिंग सही है गलत है BNS में। अभी तो बताया नहीं है, पर
तो मीनवाइल में हम क्या करें मधु जी, इस बीच में हम क्या करें, जब अभी तक कुछ बताए ना किसी ने, तो बोलो मधु जी। सर जो सेक्शन में दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग प्रोसेस करना है। जो सेक्शन में दिया है ना, जज लकीर के फकीर होते हैं, उनको अपना माइंड अप्लाई नहीं करना। दूसरी की बात कर रहा हूं मैं। तो जैसे आपने कहा जो एक्ट में लिखा है उसके हिसाब से कर लो, पर मैं ये बोल रहा हूं आपसे मधु जी, आप मान ना रहे, आप नहीं मान रहे कि जो एक्ट में लिखा है वो सही लिखा है। आप कह रहे ना जी एक्ट में तो गलत लिखा है, फिर क्या करोगे ये बता दो अब। सर तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल सॉरी सर उसकी वैलिडिटी के लिए फिर हम हायर अथॉरिटीज को अप्रोच करेंगे कि ये तो ऑलरेडी रिटन है कि ये वैलिड है कि नहीं है। बोलो सहायक। सर रेफर कर देंगे हाई कोर्ट को। लो जी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, बीच में नहीं। बोलो सहायक। हाई कोर्ट को रेफर कर देंगे। हर्ष बोलो। सर हाई कोर्ट को रेफरेंस कर देंगे। उर्वशी बोलो। हाई कोर्ट में अपील करेंगे कि ये जो है सेंटेंस वो बोलो रोजी। चलिए सर, सभी ने सही बोला मोटा मोटी। अगर मैं लिखे हुए से एग्री हो जाऊं मधु, तो फिर भाई उसके हिसाब से फैसला कर दो। पर आई एम नॉट एग्री, लिखे हुए से मैं एग्री नहीं हूं, लेकिन मैं अपनी मर्जी चला नहीं सकता क्योंकि मेरे पास पावर नहीं। देन मैं सारे मामले को लिख कर कहां भेज दूंगा, अपने फादर के पास। फादर कौन है मेरा? हाई कोर्ट, मेरा हाई कोर्ट। ठीक है, और जो फैसला मेरा हाई कोर्ट करेगा, हाई कोर्ट क्या फैसला करेगा मधु? बोलो। कि उसको ट्रीट कैसे करना है, लाइक कि उसको एज ए नहीं, मैं वो तो बताएगा, मैं बोल रहा हाई कोर्ट ने अब ये बताना है कि स्नैचिंग सही है या नहीं है। तो अगर वो कहेगा सही है तो मुझे ऑर्डर कैसे करना पड़ेगा? उसके सही के हिसाब से। और अगर हाई कोर्ट ने कह दिया कि वो गलत है तो मुझे कैसे ऑर्डर करना पड़ेगा? हाई उसके कोर्ट गलत के हिसाब से। ये रेफरेंस का एक पॉइंट है। ठीक है यहां तक? चलिए, तो सर अभी हम बात कर रहे हैं रेफरेंस की, और हाँ अभी हम बेल का पॉइंट पढ़ेंगे, लेकिन हर्ष अपील में भी बेल लगती है। अभी हमने बोला ना सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। रेफरेंस, आप कोर्ट हो, आपके पास मामला है, आपको वो लॉ समझ में नहीं आया, आपने मैटर हाई कोर्ट भेज दिया, एक्यूज का क्या करोगे? सर उसके लिए तब तक के लिए बेल दे देंगे उस टाइम तक के लिए। या तो जेल भेज देंगे या बेल दे देंगे। ठीक है, ऐसे रिवीजन का भी है, उसमें भी बेल का प्रावधान है। मैं क्या बोलना चाहता हूं हर्ष, अपील में, रेफरेंस में, रिवीजन में, इनमें भी बेल का प्रावधान है। एक अभी हमने डिफॉल्ट बेल पढ़ा, फिर इन सारे सेक्शनों में बेल पढ़ा, और एक मेन चैप्टर आएगा बेल का, अभी अगला है शायद, ये मैं बोलना चाहता हूं। ठीक है, अब बाद
ये एक पॉइंट हमने, हाँ एक लाइन इसमें अभी बस और हमने समझनी है बेटा। अगर यही मामला सेशन जज के सामने है, सहायक, पहले तो मैंने बोला था कोई भी कोर्ट, एनी कोर्ट, अब मैं कह रहा हूं कि अगर कोई मामला सेशन जज के सामने है और वो जो केस को ट्रायल कर रहा है ना, उसमें कोई लॉ का पॉइंट आ गया, तो सेशन जज उस लॉ के पॉइंट को कहां भेज देगा हर्ष? हाई कोर्ट सर। ऊपर वाले में अलग चीज थी, अभी कल पूरा डिटेल पढ़ेंगे एक बार दोबारा। अभी मैंने हल्का सा आउटलाइन बोला है सिर्फ, कल इसको दोबारा पढ़ेंगे, रेफरेंस को, रिवीजन को पूरा करेंगे। सेशन जज के सामने तो जब केस पेंडिंग है तो कोई लॉ का पॉइंट आएगा, उस पॉइंट को वो कहां भेज सकता है हर्ष? हाई कोर्ट सर। लेकिन जो पहला पॉइंट है कि एनी कोर्ट, उसके सामने अगर कोई केस पेंडिंग है मधु, और किसी कानून या उसके प्रावधान या कोई ऑर्डिनेंस या कोई रेगुलेशन का इन्वॉल्वमेंट है, और वो कोर्ट ये समझती है कि वो एक्ट, वो प्रोविजन, वो रेगुलेशन इनऑपरेटिव या इलीगल है, और अभी तक कोर्ट ये मानती है, अभी तक हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट उस एक्ट को लेकर, उनके प्रावधान को लेकर ये नहीं बताया कि वो एक्ट या प्रावधान सही है या गलत है। अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट बता देता तो तुम्हें अकल लगाने की जरूरत थी, जब अकल लगाने की जरूरत ना थी। यू आर बाउंड बाय द हाई कोर्ट, you are bound by the Supreme Court, but still now Supreme Court or High Court did not give any judgment regarding the interpretation of the such law, and you are thinking such act is inoperative, invalid, then तब आप सारे मामले को लिखकर कहां भेज दोगे रोजी? हाई कोर्ट के पास सर। हाई कोर्ट सर। हाँ, हाई कोर्ट के पास भेज देंगे, दैट्स कॉल्ड रेफरेंस। बाकी डिटेल सर, मैंने शेयर करी है। बोलो। एक क्वेश्चन था सर, जैसे सर अगर यूपी का सूट है बट वहां पर ना एमपी का जजमेंट आया हुआ है उस केस से रिलेटेड, तो क्या जो सेशन जज है या फिर जो उसके लॉयर जज है, तो उसको फॉलो करेंगे? क्योंकि रेफरेंस तो लॉयर तो देगा ही कि सर उस हाई कोर्ट ने ऐसा दिया है। तो अपने हाई कोर्ट का नहीं लिखा सर, अगर आप रीडिंग करेंगे ना, अगर आप रीडिंग करेंगे तो उसमें अपने हाई कोर्ट का जिक्र नहीं है कि भाई मेरे हाई कोर्ट का ही होना चाहिए। वो रेफरेंस को अपने हाई कोर्ट में ही भेजेगा, पहला पॉइंट। लेकिन जो आपने बात बोली आकाश जी, हाँ जी तो सर। उसमें एक सेकंड रुको बस, बोला अक्षिका। सर इसी के में ना एक लाइन है जो आप भी कह रहे हो ना, तो उसमें ये चीज लिखी हुई है, बट जो रेगुलेशन अपने हाई कोर्ट का है। हाँ, वो आकाश अपने जी? हाई कोर्ट का ही पूछ रही हूँ। अपने हाई कोर्ट का ही है, अपने हाई कोर्ट का होना चाहिए आकाश। हाँ जी सर। अपने हाई कोर्ट का होना चाहिए कि उसके हाई कोर्ट ने अभी नहीं समझाया या सुप्रीम कोर्ट ने अभी नहीं समझाया,
तो वो उस मैटर को अपने हाई कोर्ट को भेज सकता है। बोलो जतिन। सर इसमें कोई जजमेंट है इसके ऊपर? जजमेंट तो नहीं है भाई इसमें ज्यादा। अच्छा। जनरली तो ये अप्लीकेबल तो कहाँ होता है, कोई नहीं भेजता। सर एक्चुअली नहीं, कई कुछ- बार जो सेशन जज कई बार वो अपने आप ही इंटरप्रेट करने लग जाते हैं चीजों को ना। तो अभी एक एक्चुअली मेरे सामने अभी एक केस पेंडिंग ही है। उसमें क्या हुआ कि सर वो हायर सक्सेशन का मैटर पेंडिंग है कोर्ट में। तो उसमें कोर्ट जो डॉटर इन लॉ सेकंड क्लास लीगल हेयर है, तो सर उसको कह रहे हैं कि दैट शी हैज द राइट ओवर द पेंशन ऑफ द डिजीज पर्सन, और सारे फर्स्ट क्लास लीगल हेयर वो सर्वाइव अभी भी वो अलाइव है। नहीं, वो तो फिर अलग लेवल हो जाएगा जतिन जी। हाँ वो लॉ को अगर इंटरप्रिटेशन करता है हाँ। तो उसके मामले में तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई होगी ना सर जतिन जी। चलो मैं हाँ सर्च कर लूंगा मैं। हाँ, ये कंसेप्ट तो ये कह रहा है कि उस पॉइंट को लेके अभी तक सुप्रीम कोर्ट या मेरे हाई कोर्ट की कोई जजमेंट आई ही ना, तो मुझे माइंड लगाने और मैं माइंड लगा रहा हूं, या तो मैं माइंड ना लगाऊं। अच्छा ठीक है। या तो मैं माइंड ना लगाऊं और जो हर्ष उसमें लिखा है ना उसके अकॉर्डिंग फॉलो करके जजमेंट कर दूं। लेकिन मैं माइंड लगा के ये कह रहा हूं कि ये पार्लियामेंट ने कानून गलत बनाया, स्टेट असेंबली ने ये कानून गलत बनाया, मैं कह रहा हूं, तो मुझे जजमेंट करने का राइट नहीं है, बल्कि मेरे को सारे मैटर को वाइंड अप करके अपनी हाई कोर्ट के पास भेजने का पावर है। अब ठीक है यहां तक? आज के लिए इतना ही है। कल हम इसको रिवीजन वाले पॉइंट को पढ़ेंगे कल, और रेफरेंस को पूरा करेंगे। उससे अगला कौन सा है? चल कल तो यही हो पाएगा, रिवीजन ही हो पाएगा कल तो। सर अगला बेल है। बेल है, चल ठीक। आकाश बोलो। सर सर सिर्फ इसी पॉइंट पर है ना सर ये पॉइंट्स? नॉर्मली तो यही होता है ना कि जैसे अगर किसी हाई कोर्ट का आया है तो उसको रेफर कर करके अपने, है ना? वो स्टेट एसी बोल रहे हो आप? हाँ वही स्टेट डिसाइड में वो बोल रहा हूँ सर। स्टेट एसी बोल रहे हो हाँ, कि दूसरे हाई कोर्ट की जजमेंट भी रेशियो आया हुआ है तो सेट कर हम देते हैं। पे बाइंडिंग नहीं होती। हालांकि अगर हम कन्विंस कर दे तो कोर्ट मान भी लेती है। जी थैंक यू सर। वो तो ये दो तरीके हैं हर्ष। वो कब मानेगी हर्ष? मधु जी सर कन्विंस करना पड़ेगा उनको कि देखिए ये वाला हाई जब कोर्ट का तक जजमेंट लीगल बाकी कोर्ट्स में भी एप्लीकेबल हुआ गया है। इतने सारी कोर्ट्स में हैं? ये वाला हाई कोर्ट का जजमेंट हमारी कोर्ट्स में पहले भी लिया गया है इस केस। नहीं, एमपी हाई कोर्ट का है, दिल्ली हाई कोर्ट उसके जजमेंट को क्यों माने? दिल्ली की कोर्ट उसके जजमेंट को क्यों माने? सर उसमें तब मान सकती है अगर सेम फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस है तो मांग सकती है कि हाँ माने। मधु आप बोलो दिखा। रोजी जी आप कह रहे कुछ बोल रहे थे। सर तभी मानेगी जब लीगल हो और एप्रोप्रिएट हो। अब लीगल और एप्रोप्रिएट ही होता है, ये तो कोई इलीगल कुछ ना हुआ वहां कोर्ट में। हाँ लिसन, मैं कहना चाह रहा हूँ हर्ष जी, मोटी सी जब बात मानेगी, जब आप उसको कन्विंस कर दो, बटरिंग कर दो। मैंने कहा कि देयर इज ए टू टाइप ऑफ लॉयर, देयर इज ए टू टाइप ऑफ लॉयर। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो। फर्स्ट who know the law and the second who know the judge। हाँ बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो। तो सर आप लॉ दिखाते रहोगे ना तो क्या होगा भाई, मेरे पे बाइंडिंग ना है। लेकिन अगर आप उसको